स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। तो पिछले कुछ वर्षों में इंडियन नेवी में 5 स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन्स कमीशन की गई हैं। ये 5 सबमरीन्स हैं INS कलवरी, INS खांदेरी, INS करंज, INS वेला, INS वागीर, जिन्हें प्रोजेक्ट 75 के तहत कमीशन किया गया है। वहीं प्रोजेक्ट 75 जिसे 1997 में प्लान किया गया था और अक्टूबर 2005 में फ्रांस के नेवल ग्रुप के साथ हुई डील में ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के थ्रू इंडिया में ही इन कन्वेंशनल डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स को कंस्ट्रक्ट करने के डिसीजन पर मुहर लगाई गई। हालांकि 2005 में फाइनलाइज डील के 18 वर्षों के बाद भी 5th स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन IS वागीर को जनवरी 2023 में जाकर इंडियन नेवी में कमीशन किया जा सका है। वहीं इस क्लास की 6 सबमरीन INS वागशीर के नेक्स्ट ईयर तक इंडियन नेवी में शामिल होने के आसार हैं। इसका मतलब यह है कि अगर सब ठीक रहा तो फिर प्रोजेक्ट 75 19 ईयर्स में जाकर कंप्लीट होगा और 1997 में मिले इनिशियल अप्रूवल से कंसीडर करें तो प्रोजेक्ट 75 को पूरा होने में 26 ईयर्स लग जाएंगे। इस प्रोजेक्ट से जुड़ी एक कैलकुलेशन ये भी है कि 2005 से काउंट करने पर एक सबमरीन के कंस्ट्रक्शन में एवरेज 3.16 ईयर्स और 1997 से कंसीडर करने पर इंडिया में ऑन एन एवरेज 4.33 ईयर्स में एक सबमरीन को बिल्ड किया है। और वहीं इसके विपरीत 2022 की पेंटागन रिपोर्ट बताती है चाइना की पीपल्स लिबरेशन आर्मी नेवी प्लान ने पिछले 15 वर्षों में 12 न्यूक्लियर पावर्ड जनरल पर्पस अटैक सबमरीन SSNS और न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन्स को अपने आर्सेनल में ऐड किया है, यानी हर 8 महीने में एक सबमरीन। यूं तो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने कहा था कि पहली कलवरी क्लास सबमरीन 2012 में इंडियन नेवी का हिस्सा बन जाएगी और बाकी की 5 सबमरीन्स भी इसके हर 1 साल बाद इंडियन नेवी में इंडक्ट होती जाएंगी, जिसके चलते प्रोजेक्ट 75 को 2017 में कंप्लीट कर लिया जाएगा। लेकिन आलम यह है कि 2017 में जाकर हम अपनी पहली सबमरीन INS कलवरी को कमीशन कर पाए और डेडलाइन के 6 वर्ष बीत जाने के बाद अभी तक P75 कंप्लीट नहीं हो पाया है। ऐसे में सवाल है कि आखिर इंडिया अपने सबमरीन प्रोग्राम को टाइमली क्यों कंप्लीट नहीं कर पा रहा? क्या यह समस्या सिर्फ कंस्ट्रक्शन और प्रोसीजरल डिलेज तक ही सीमित है या फिर इंडिया सबमरीन के क्षेत्र में किसी मेजर क्राइसिस को फेस कर रहा है? दोस्तों, आज के इस वीडियो डिस्कशन में हम सबमरीन्स की मैरीटाइम सिक्योरिटी में इंपॉर्टेंस को समझते हुए चाइना की तुलना में भारत की सबमरीन कैपेबिलिटीज पर एक नजर डालेंगे, जहां हम सबमरीन प्रोग्राम को लेकर हमारी प्रॉब्लम्स, उन प्रॉब्लम्स की इंडियन नेवी की कैपेबिलिटीज पर पड़ने वाले प्रभाव और इंडियन गवर्नमेंट की ओर से उन्हें दुरुस्त करने के लिए उठाए जा रहे कदमों को भी जानेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस UPSC प्रीलिम्स और मेंस के GS3 के इंटरनल सिक्योरिटी सेक्शन के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। इंडियन नेवी की फ्लीट में करंटली टोटल 17 सबमरीन्स हैं। ये इंडियन सबमरीन फ्लीट 2 लोकेशंस पर बेस्ड है, वेस्टर्न कोस्ट पर मुंबई में और ईस्टर्न कोस्ट पर विशाखापट्टनम में, जिनमें एक न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन और 16 डीजल इलेक्ट्रिक अटैक सबमरीन शामिल हैं। 16 डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स में से 7 सिंधुघोष क्लास सबमरीन्स को रशिया और इंडिया के बीच हुए कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत डेवलप किया गया है। वहीं 4 शिशुमार क्लास सबमरीन्स जर्मन यार्ड HTW और इंडिया के बीच हुए कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत डेवलप हुई हैं। सिमिलरली बाकी 5 स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन्स को फ्रांस के नेवल ग्रुप की हेल्प से इंडिया में बिल्ड किया गया है। सिमिलरली देश में मौजूद एकमात्र न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन यानी INS अरिहंत को 900 बिलियन रुपीस के एडवांस टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट के अंतर्गत डिजाइन और बिल्ड किया गया है। इंडिया के द्वारा S2 स्ट्रेटेजिक स्ट्राइक न्यूक्लियर सबमरीन की तरह डेजिग्नेटेड INS अरिहंत 2009 में लॉन्च की गई थी और ये अरिहंत क्लास सबमरीन की लीड शिप है। इसे 2016 में कमीशन किया गया, जो 2018 में ऑपरेशंस के लिए डिप्लॉय कर दी गई। INS अरिघाट अरिहंत क्लास की 2nd न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन है, जिसे 2017 में लॉन्च किया गया था। 2024 में इसके इंडियन नेवी में शामिल होने की उम्मीद लगाई जा रही है। फिलहाल INS अरिहंत को एडवांस टेक्नोलॉजी वेसल ATV प्रोजेक्ट के तहत विशाखापट्टनम के शिप बिल्डिंग सेंटर में डेवलप किया जा रहा है। असल में न्यूक्लियर सबमरीन के भी 2 प्रकार होते हैं, न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन और न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन। न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन्स को शॉर्ट फॉर्म में SSBN कहा जाता है, यानी कि सबमर्सिबल शिप बैलिस्टिक मिसाइल न्यूक्लियर, और न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन्स को SSN कहते हैं, यानी कि सबमर्सिबल शिप न्यूक्लियर। फिलहाल इंडिया के पास एक SSBN है और 0 SSN सबमरीन मौजूद है। सबमरीन्स के इन दोनों टाइप्स के बीच में कॉमन फैक्टर ये है कि दोनों ही न्यूक्लियर पावर्ड होती हैं और मेजर डिफरेंस इनकी डिजाइन, इनमें यूज किए जाने वाले वेपन्स और इनके प्राइमरी फंक्शंस में होता है। SSBN को सोलली स्ट्रेटेजिक अटैक्स में यूज किया जाता है, वहीं SSN एक न्यूक्लियर पावर्ड जनरल ऑल पर्पस अटैक सबमरीन होती है।
वहीं डीजल अटैक सबमरीन्स के कंपैरिजन में न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन के मेन एडवांटेजेस ये हैं कि ये बहुत लंबे समय तक पानी के नीचे सबमर्ज रह सकती है और अपनी पोजीशन को क्विकली चेंज कर सकती है। एकाउस्टिक क्वाइटिंग के कारण न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन को डिटेक्ट कर पाना काफी डिफिकल्ट होता है और इसीलिए फर्स्ट स्ट्राइक के केस में न्यूक्लियर सबमरीन्स एक सर्वाइवेबल डिटरेंट की तरह काम करती हैं। इस वजह से ही ये सबमरीन्स न्यूक्लियर डिटरेंस की म्यूचुअल एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन पॉलिसी का एक की एलिमेंट है। फॉर एग्जांपल आईएनएस अरिहंत एक SSBN है और जब अगस्त 2016 में इसको इंडियन नेवी में कमीशन किया गया था तो 2003 में अमल में लाए गए न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन में स्टेटेड न्यूक्लियर ट्रायड का सक्सेसफुल कंप्लीशन हो गया था। न्यूक्लियर ट्रायड लैंड बेस्ड इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स, सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल्स और न्यूक्लियर बॉम्ब्स और मिसाइल लोडेड स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स का एक 3 प्रोलॉन्ग्ड मिलिट्री फोर्स स्ट्रक्चर है। कंट्रीज अपने न्यूक्लियर फोर्सेस को एनिमी कंट्री द्वारा फर्स्ट स्ट्राइक अटैक में डिस्ट्रॉय करने की एबिलिटी को एलिमिनेट करने के लिए न्यूक्लियर ट्रायड बिल्ड करती हैं। इससे उनकी सेकंड स्ट्राइक लॉन्च करने की खुद की एबिलिटी सुरक्षित रहती है और न्यूक्लियर डिटरेंस की क्षमता और बढ़ जाती है। आईएनएस अरिहंत न्यूक्लियर अटैक के केस में भारत की सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी को इंश्योर करती है। एसएसएन का काम SSBN, एनिमी एग्रेशन और एनिमी शिप्स को ट्रैक करके न्यूट्रलाइज करना है। ये सबमरीन्स सरफेस वॉरहेड्स को भी क्रूज मिसाइल की हेल्प से इजीली टारगेट कर सकती हैं। टॉर्पीडो ट्यूब्स के माध्यम से फास्ट मिसाइल लॉन्च करके लैंड टारगेट्स को भी अटैक करने में इन सबमरीन्स का इस्तेमाल किया जाता है। एसएसएन का साइज काफी बड़ा होता है और ये SSBN के कंपैरिजन में फास्ट मूव करती हैं। वक्त के साथ एसएसएन सबमरीन्स मल्टी मिशन सबमरीन्स के तौर पर इवॉल्व हुई हैं। अपने ट्रेडिशनल हंटर और किलर रोल के साथ साथ ये इंटेलिजेंस गैदरिंग, स्पेशल फोर्सेस टीम्स के इंसर्शन और इन्फिल्ट्रेशन में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। 2011 में हमें रशिया से एक अकूला क्लास न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन यानी SSN 10 ईयर के लीज पर लिया था। इसे 4 अप्रैल 2012 को आईएनएस चक्रा के नाम से इंडियन नेवी में कमीशन किया गया था। हालांकि जून 2021 में इसकी लीज एक्सपायर होने पर इसे रशिया को वापस लौटा दिया गया। मार्च 2019 में इंडिया और रशिया ने एक और डील साइन की थी जिसमें रशिया के द्वारा इंडिया को एक और अकूला क्लास सबमरीन 10 ईयर की लीज पर देने की बात तय की गई थी। चक्रा 3 नाम का ये न्यू वेसल 2025 में इंडियन नेवी को डिलीवर किया जाएगा। इसका मतलब यह है कि भारत के पास पिछले 2 वर्षों से कोई न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन SSN नहीं है और अभी अगले 2 से 3 वर्षों तक इंडियन नेवी बगैर किसी SSN के ही ऑपरेट करेगा। इंडिया के 2 हॉस्टाइल नेबर्स यानी चाइना और पाकिस्तान हमारी इस स्थिति को और गंभीर कर देते हैं क्योंकि एंटी पायरेसी मिशन की आड़ में चाइना इंडो पैसिफिक रीजन में एसिमेट्री क्रिएट कर रहा है। दोस्तों, इंडिया की तुलना में फिलहाल चाइना की सबमरीन फ्लीट कहीं ज्यादा बड़ी और एडवांस है। 2019 की यूएस कांग्रेशनल रिसर्च सर्विस की एक रिपोर्ट चाइना नेवल मॉडर्नाइजेशन इम्प्लीकेशंस फॉर यूएस नेवी कैपेबिलिटीज के अनुसार चाइना के पास 4 बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन्स यानी SSBN है, 6 न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन्स यानी SSN है और 50 डीजल इलेक्ट्रिक अटैक सबमरीन्स यानी SSK हैं। वहीं यूएस नेवी के ऑफिस ऑफ नेवल इंटेलिजेंस के प्रोजेक्शन के अकॉर्डिंग चाइना की सबमरीन फ्लीट में 2030 तक 76 बोट्स हो जाने की उम्मीद है, जिसमें से 8 SSBNs, 13 SSNs और 55 SSKs होंगी। इसका अर्थ यह है कि चाइना की करंट सबमरीन फ्लीट भारत की फ्लीट से 3 गुना से भी ज्यादा बड़ी है और ये डिफरेंस अगले कुछ सालों में और ज्यादा बढ़ जाएगा। न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन्स को कंपेयर करें तो चाइनीज SSBNs जिन क्लास सेकेंड जनरेशन न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स हैं जो 12 JL2 सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल्स SLBMs कैरी कर सकती हैं। JL2 मिसाइल की ऑपरेशनल रेंज 7200 किलोमीटर है। वहीं इंडियन नेवी के पास सिर्फ एक SSBN INS अरिहंत एक्टिव सर्विस में है। ये सबमरीन्स K-15 मिसाइल कैरी करती हैं जिनकी करंट रेंज 750 से 1500 किलोमीटर है। इसी तरह चाइना के पास 6 SSN है। वहीं हमने देखा कि इंडिया के पास अभी कोई एक्टिव SSN नहीं है। हालांकि इंडिया की चिंता का विषय SSN सबमरीन्स का ना होना नहीं है, बल्कि चाइना की युआन क्लास सबमरीन है। युआन क्लास सबमरीन चाइना की मोस्ट मॉडर्न कन्वेंशनल सबमरीन है जो एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन AIP से इक्विप्ड है, जबकि अभी इंडिया के पास कोई भी AIP इनेबल्ड सबमरीन नहीं है। AIP एक एडवांस प्रोपल्शन सिस्टम है जो कुछ इस प्रकार से काम करता है। एयर डिपेंडेंट प्रोपल्शन AIP सिस्टम ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की रिवर्स इलेक्ट्रोलिसिस से पावर जनरेट करता है। ये 2 एलिमेंट्स सबमरीन में ऑनबोर्ड कैरी किए जाते हैं और केमिकली कंबाइन होकर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। इस टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा फायदा यह है कि ये सबमरीन्स की बैटरीज को चार्ज करने के लिए डीजल जनरेटर की नीड को एलिमिनेट कर देता है। AIP के साथ सबमरीन्स 10 से 14 दिन तक पानी के नीचे रह सकती है।
जिससे इनकी डिटेक्ट होने की वल्नरेबिलिटी कम हो जाती है। साथ ही इससे सबमरीन्स की अंडर वाटर एंड्योरेंस और स्टेल्थ कैपेबिलिटीज बढ़ भी जाती है। वहीं इंडिया की सबमरीन फ्लीट में 16 कन्वेंशनल डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स हैं जो इलेक्ट्रिक बैटरीज से पावर होती हैं, जिनमें जब बैटरीज डिस्चार्ज हो जाती हैं तो उन्हें डीजल जनरेटर के माध्यम से रिचार्ज किया जाता है और इसीलिए सबमरीन को लगभग हर 2 दिन में सरफेस पे आना होता है, क्योंकि डीजल जनरेटर को रन करने के लिए एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन की जरूरत होती है। इस रिचार्ज के प्रोसेस में सरफेस सबमरीन रडार की विजिबिलिटी में आ जाती है और अटैक के लिए वल्नरेबल हो जाती है। वहीं अपने दूसरे नेबर पाकिस्तान पर नजर डालने पर हम पाते हैं कि पाकिस्तान के पास फिलहाल 5 सबमरीन्स हैं और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 2028 तक पाकिस्तान के पास भी एटलीस्ट 8 AIP इनेबल्ड युआन क्लास डीजल सबमरीन्स हो जाएंगी जो उसे चाइना सप्लाई करेगा। इनमें से पहली सबमरीन इस वर्ष के अंत तक पाकिस्तान पहुंच जाएगी। ऐसे में AIP इक्विप्ड सबमरीन्स का ना होना भारत को 2 हॉस्टाइल नेबर्स चाइना और पाकिस्तान के कंपैरिजन में एक डिसएडवांटेज पोजीशन में लाकर खड़ा कर देता है। ऐसे में फिलहाल किसी भी कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन में इंडिया पाकिस्तान और चाइना के सामने ऑन पेपर कमजोर नजर आ रहा है। ऊपर से जिस रफ्तार से हम अपनी फ्लीट में सबमरीन पावर को ऐड कर रहे हैं वो अपने आप में एक चिंता का विषय है। ऐसे में इस बात को समझना जरूरी है कि आखिर इस लैग का, इस कमी का, इस पीछे छूटने का कारण क्या है। दोस्तों, चाइना के मुकाबले भारत के वीक सबमरीन पावर का सबसे पहला कारण तो दोनों देशों के बीच का डिफेंस बजट में भारी अंतर ही है। किसी भी देश का डिफेंस बजट उसकी इकोनॉमिक पावर का प्रतीक होता है, लेकिन साथ ही वो उस देश की स्ट्रैटेजिक इंटेंट और थ्रेट परसेप्शन को भी शो करता है। चाइना का 2023 का डिफेंस बजट नियरली $225 बिलियन है, जो सेम टेन्योर में भारत के $72.6 बिलियन के बजट से रफली 3 गुना ज्यादा है। और यही कहानी पिछले कई दशकों से चली आ रही है। असल में डिफेंस बजट में कैपिटल एक्सपेंडिचर के शेयर का कम होना न्यू डेवलपमेंट्स को फर्दर इनहिबिट करता है। जैसे इस वर्ष इंडिया के $72.6 बिलियन या 5.94 लाख करोड़ रुपीस के बजट में 1.62 लाख करोड़ रुपीस कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए एलोकेट किया गया है। मतलब इस मनी का इस्तेमाल न्यू वेपन्स, एयरक्राफ्ट, शिप्स खरीदने और मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए किया जाएगा। ऐसे में कम बजट के चलते चाइना के मुकाबले इंडिया का कैपिटल एक्सपेंडिचर भी कम रहता है, जिसके चलते चाइना हमारे सबमरीन्स प्रोग्राम को आउटपेस कर रहा है। ऊपर से हालिया वर्षों में चाइना के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट्स के कारण इंडिया को अपने मिलिट्री बजट का एक बड़ा शेयर बॉर्डर एरियाज में रोड्स और टनल्स बिल्ड करने से लेकर एडवांस मिसाइल्स को डेवलप कर वहां डिप्लॉय करने पर स्पेंड हो रहा है, ताकि बॉर्डर्स के अलोंग कॉन्फ्लिक्टिंग क्लेम्स वाले एरियाज को बेटर कंट्रोल किया जा सके। सिमिलरली दूसरी तरफ पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार जैसे नेबरिंग कंट्रीज के साथ लगी पोरस बॉर्डर्स की वजह से इन्फिल्ट्रेशन को प्रिवेंट करने के लिए भी इंडिया को अपने डिफेंस बजट का एक हिस्सा यहाँ की मिलिट्री रिलेटेड स्पेंडिंग के रूप में खर्च करना पड़ रहा है। ऐसे में इन डिफरेंट थ्रेट परसेप्शंस को ओवरकम करने के लिए इंडिया अपने डिफेंस बजट का एक नोटिसेबल पार्ट सबमरीन प्रोग्राम पर खर्च नहीं कर पा रहा है, जो हमारे और चाइना के बीच मौजूद सबमरीन पावर डिफरेंसेस का सबसे मेन रीजन है। दोस्तों, मिलिट्री इक्विपमेंट के एक्विजिशन, प्रोक्योरमेंट में डिले इंडिया की एक अनफॉर्चुनेट रियलिटी है और हमारे सबमरीन डेवलपमेंट प्रोग्राम्स का चाइना से पीछे रह जाना इसी का नतीजा है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक लगभग पिछले 25 वर्षों से इंडिया ने अपने सबमरीन डेवलपमेंट प्रोग्राम में इनडिसिसिवनेस दिखाई है। इस वजह से इसमें कई रुकावटें पैदा हुई हैं। स्ट्रक्चरल इनएफिशिएंसीज, बजट चेंजेस, टेंडरिंग प्रॉब्लम्स, डिलेस और इंस्टीट्यूशनल एडहॉकिज्म के कॉम्बिनेशन ने इंडिया के सबमरीन मैन्युफैक्चरिंग एमिशंस को हिंडर किया है। यही प्रॉब्लम्स इंडियन नेवी के सबमरीन मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम्स के दोनों ही आइटरेशंस, यानी कि 1997 में लॉन्च किया गया प्रोजेक्ट 75 और 2019 में क्लियर्ड उसका फॉलोअप प्रोग्राम प्रोजेक्ट 75I में कई अड़चनें डाली हैं। आइए प्रोजेक्ट 75 और प्रोजेक्ट 75I की टाइमलाइन पर एक नजर डालते हैं, जिससे देरी की स्थिति और भी ज्यादा स्पष्ट हो जाएगी। दोस्तों, प्रोजेक्ट 75 का प्लान 1997 में बना था, जिसका इंप्लीमेंटेशन 1999 से शुरू हो गया। सितंबर 2005 में गवर्नमेंट ने इस प्रोजेक्ट और इसकी कॉस्ट को अप्रूव किया था। हालांकि डिलेस के चलते सबमरीन्स की रियल कॉस्ट समय के साथ बढ़ती गई, जो अक्टूबर 2002 में 6 सबमरीन्स के लिए 12,609 करोड़ रुपीस के इनिशियल प्राइस नेगोशिएशन से बढ़कर फरवरी 2010 तक ये कॉस्ट 23,562 करोड़ रुपीस जा पहुंची। कॉस्टिंग में बढ़ोतरी का एक बड़ा कारण था कि इस प्रोग्राम के तहत डिलीवर हुई फर्स्ट सबमरीन अपने शेड्यूल से 5 ईयर लेट, यानी 2017 में नेवी को हैंडओवर हुई। सबमरीन के इंडक्शन में लास्ट डिकेड के ये डिलेस हूबहू हमें उस इतिहास की याद दिलाते हैं जो 1990s में देखा गया था।
असल में फरवरी 1992 में जर्मन ऑरिजिन सबमरीन आईएनएस शाल्की को मजगांव डॉक लिमिटेड में लाइसेंस, बिल्ड और असेंबल करते करते हमें 8 ईयर और 4 मंथ लग गए थे, यानी लगभग 100 महीने, जबकि प्रस्ताव ये था कि ये सब 42 मंथ्स में कर लिया जाएगा। मतलब डिलेस के चलते हमें अपने प्रोग्राम को कंप्लीट करने में हमें लगभग 2.5 गुना ज्यादा समय लगा। लेकिन ना सरकार ने और ना ही गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने इस डिले के रीजंस को पहचान कर इसे सॉल्व करने की कोशिश की। नतीजा ये हुआ कि मई 1994 में कमीशन इसी क्लास की दूसरी सबमरीन आईएनएस शंकुल को बिल्ड करने में हमें 10 साल लग गए, यानी लगभग 120 महीने। और आज इतने वर्ष बीतने के बाद भी ये प्रॉब्लम्स हमारे बीच जैसी की तैसी बनी हुई है। और इसका साक्षात उदाहरण है प्रोजेक्ट 75I, जो कुछ पॉजिटिव ग्लिम्पसेस के साथ एक कंसर्न सिचुएशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। दोस्तों, प्रोजेक्ट 75 इंडिया या शॉर्ट एंड फॉर्म में P75I प्रोजेक्ट 75 का फॉलो अप एक्विजिशन इनिशिएटिव है और प्रोजेक्ट 75 की डिजाइन और टेक्नोलॉजी की तुलना में बेहतर है। प्रोजेक्ट 75I स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मॉडल के तहत पहला प्रोजेक्ट होगा जिसमें डोमेस्टिक फर्म्स फॉरेन OEM यानी ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर के साथ कोलैबोरेट करके इंडिया में हाई एंड मिलिट्री प्लेटफॉर्म्स रिड्यूस करेंगी। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने प्रोजेक्ट 75I के तहत लगभग 43,000 करोड़ रुपीस का एक फॉर्मल टेंडर इशू किया है। इस टेंडर में इंडियन नेवी के लिए 6 कन्वेंशनल सबमरीन्स बनाने की बात कही गई है। इस बार टेंडर इशू करते समय ये सावधानी रखी गई है कि पहले की तरह इस बार बजट को रिवाइज ना करना पड़े, जैसा प्रोजेक्ट 75 के समय हुआ था। प्रोजेक्ट 75I के तहत बनने वाली इन 6 सबमरीन्स में एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे सबमरीन्स 2 वीक्स तक सबमर्ज रह सकें। P75I की अभी तक की टाइमलाइन ये रही है। तो जून 2017 में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने अनाउंस किया कि P75I इनिशिएटिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पॉलिसी के तहत फर्स्ट आर्म्स एक्विजिशन प्रोजेक्ट होगा। अप्रैल 2019 में इंडियन नेवी ने सबमरीन्स के लिए फॉरेन वेंडर्स को एक एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट EOI इशू किया था। इसी प्रकार एक सिमिलर EOI 4 डोमेस्टिक कंपनीज MDL, L&T, पिपावाव और HSL अडानी डिफेंस को भी इशू किया गया था। जनवरी 2020 में DAC ने 2 इंडियन शिपयार्ड्स और 5 फॉरेन फर्म्स को इस प्रोजेक्ट के फाइनलिस्ट के तौर पर शॉर्टलिस्ट किया। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस द्वारा शॉर्टलिस्टेड 2 इंडियन शिपयार्ड्स हैं, लार्सन एंड ट्यूब्रो शिप बिल्डिंग और मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड। इसी के साथ 5 फॉरेन फाइनलिस्ट थे, साउथ कोरिया की दाइवू शिप बिल्डिंग और मैरीन इंजीनियरिंग, फ्रांस की नेवल ग्रुप, स्पेन की नवांतिया, जर्मनी की थाइसन क्रोप मैरीन सिस्टम TKMS और रशिया की रूबिन डिजाइन ब्यूरो। फिर 1.5 साल बाद यानी जुलाई 2021 में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने औपचारिक तौर पर 6 सबमरीन्स के कंस्ट्रक्शन के लिए फाइनलाइज कंटेस्टेंट्स को एक रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल RFP इशू किया। RFP प्रोस्पेक्टिव बिडर से रिस्पॉन्स ऑब्टेन करने का एक ऑफिशियल प्रोसेस है, लेकिन RFP की स्ट्रिगनेंट कंडीशन की वजह से RFP की डेडलाइन जो शुरू में नवंबर 2021 के लिए शेड्यूल थी, पहले जून 2022 तक पोस्टपोन की गई, फिर दिसंबर 2022 तक और लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक इसे अगस्त 2023 तक एक्सटेंड कर दिया गया। हालांकि RFP के मुताबिक इंडिया को सी प्रोवन AIP सिस्टम से इक्विप्ड सबमरीन्स चाहिए। इसी के साथ RFP की एक की रिक्वायरमेंट ये भी थी कि सबमरीन्स का कंस्ट्रक्शन इंडिया में ही होगा। असल में इंडिया अपनी इन सबमरीन्स में कई सिस्टम से इंटीग्रेट करना चाहता था, जैसे कि AIPs, प्रोपल्शन मोटर्स एक्सेट्रा, लेकिन ये सब सिस्टम्स इंडिया में अभी तक ना ही कभी मैन्युफैक्चर हुए हैं और ना ही कभी इनकी टेस्टिंग हुई है, जो इन प्रोग्राम्स के टाइमली कंप्लीशन पर कई सवाल खड़े कर रहे हैं। वैसे तो RFP में मेंशन्ड रिक्वायरमेंट्स सबमरीन के कंस्ट्रक्शन और डिलीवरी के लिए एक स्ट्रिक्ट टाइम पीरियड की डिमांड करती हैं, जैसे कि इंडियन नेवी चाहती है कि पहली सबमरीन की डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट साइन होने के 5 वर्षों के अंदर हो जाए। इस पूरी प्रक्रिया में कई ढेर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉरेन OEMs को असाइन की गई हैं, जिनके टाइमली ना कंप्लीट होने की स्थिति में हेवी पेनल्टीज का प्रोविजन है। इन सभी कंसर्न्स के साथ साथ फॉरेन OEMs का ये भी कहना है कि इंडिया में होने वाले सबमरीन के कंस्ट्रक्शन प्रोसेस में फॉरेन डिजाइनर्स का इन्फ्लुएंस ना के बराबर रहेगा और पहली सबमरीन बनने में हमेशा ही थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है और इतने शॉर्ट टाइम में डिलीवर करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होगा। उदाहरण के तौर पर रशिया ने पॉइंट आउट किया था कि वर्ल्ड में किसी भी नेवल फोर्स के पास ऐसी सबमरीन्स नहीं है जिनकी डिमांड इंडिया ने की है और इसीलिए इन वेसल्स को स्क्रैच से ही डिजाइन और बिल्ड करना पड़ेगा। हालांकि फॉरेन कंपनीज ने शुरू से ही इस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को ट्वीक करने की डिमांड्स की हैं और साथ ही इन सर्विस AIP सिस्टम के क्लॉज के रिमूवल को लेकर भी अपनी बात रखी है। इन वजहों से फ्रांस, रशिया और साउथ कोरिया ने P75I का हिस्सा बनने में अपनी असमर्थता व्यक्त की है। वहीं जर्मनी की थाइसन क्रुप मैरीन सिस्टम्स TKMS
और स्पेन की नवंतिया जुलाई 2023 तक अब इस योजना का हिस्सा बनने के लिए औपचारिक रूप से नेगोशिएटिंग टेबल पर हमारे साथ बैठे हुए हैं। P75I प्रोग्राम से इन कंट्रीज के अर्ली एग्जिट के कारण इसका नियर फ्यूचर अंधकार में जाता नजर आ रहा है। इन सब बातों के बीच एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि इंडिया को प्रोसीजरल डिलेज और पुरानी होती फ्लीट्स के अलावा एक और क्षेत्र में सतर्क रहने की आवश्यकता है, और वो है सेंसिटिव इंफॉर्मेशन के लीक होने की समस्या। अगस्त 2016 में द ऑस्ट्रेलियन नाम के एक न्यूज़पेपर की 22,408 पेजेस की एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट में फ्रेंच ओरिजिन स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन्स की ऑपरेशनल और कॉम्बैट कैपेबिलिटीज का खुलासा किया गया था। इन सबमरीन्स की स्टिल्थ कैपेबिलिटीज अलग अलग स्पीड पर नॉइज लेवल्स, डाइविंग डेप्थ, रेंज, किन फ्रीक्वेंसीज पर ये इंटेलिजेंस गैदर करती हैं, इन जैसे सारे फंक्शनल एस्पेक्ट्स इस रिपोर्ट में आउटलाइन किए गए थे। कथित तौर पर इस डेटा लीक के पीछे एक फॉर्मर फ्रेंच नेवी कैप्टन का हाथ बताया जाता है, जो उस समय फ्रेंच कंपनी नेवल ग्रुप का एक सब कॉन्ट्रैक्टर था। हालांकि इंडियन नेवी ने कहा था कि इस रिपोर्ट में कई वाइटल ऑपरेशन पैरामीटर्स न्यूज़पेपर ने ओमिट कर दिए थे और इस वजह से सबमरीन की सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं हुई है। वहीं इस स्टोरी को ब्रेक करने वाले रिपोर्टर कैमरन स्टुअर्ट ने कहा था कि रिपोर्ट में सारी सेंसिटिव डिटेल्स हैं। इसमें से किसकी बात सच है ये तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन एक बात पक्की है कि ऐसी सेंसिटिव डिटेल्स का लीक होना इंडियन सबमरीन डेवलपमेंट प्रोग्राम का एक फेलियर है। दोस्तों, सबमरीन के इंडक्शन के एम्बिशियस 30 ईयर ओल्ड प्लान के अंतर्गत इंडिया की नेवल फ्लीट में 2030 तक 24 सबमरीन्स, जिसमें से 18 कन्वेंशनल और 6 न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन शामिल होने की योजना थी, जिससे भारत की नेवी की कैपेबिलिटीज बूस्ट हो और चाइना और पाकिस्तान के विरुद्ध एक इफेक्टिव डिटरेंस क्रिएट किया जा सके। एक्सपर्ट्स की माने तो P75I की प्रोग्रेस को प्रिवेंट कर रहे ओवरआर्चिंग इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए नेवी और डिफेंस मिनिस्ट्री द्वारा इम्प्रैक्टिकल डिलीवरी शेड्यूल्स, स्टिग्नेंट टेक्नोलॉजी ट्रांसफर रिक्वायरमेंट्स, डेट्रीमेंटल लायबिलिटी क्लॉजेस, रेस्ट्रिक्टिव कॉन्ट्रैक्चुअल प्रैक्टिसेस और पेनल्टीज के प्रोविजन को टाइमली सॉर्ट आउट करने की जरूरत है। P75I की ये प्रॉब्लम्स इंडियन सबमरीन डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए एक जटिल समस्या की तरह है, जो 2030 तक 24 सबमरीन्स के टारगेट को अचीव करने में एक मेजर हर्डल बनकर सामने आई है। हालांकि बदलते परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए मई 2021 में इंडियन नेवी ने 30 ईयर सबमरीन बिल्डिंग प्लान में चेंजेस करने के लिए भी गवर्नमेंट को अप्रोच किया है। नेवी का ये कहना है कि हमें 6 कन्वेंशनल अटैक वेसल्स को न्यूक्लियर पावर्ड प्लेटफॉर्म से रिप्लेस करने की जरूरत है। इंडो पैसिफिक रीजन में चेंजिंग सिक्योरिटी सिनेरियो को मद्देनजर रखते हुए सीनियर नेवी ऑफिसर्स इस बात से अग्री करते हैं कि इंडियन SSN कंस्ट्रक्शन प्रोग्राम, चाहे वो कितना भी लंबा या कॉम्प्लेक्स क्यों ना हो, अब नेसेसरी और अनअवॉइडेबल है। अपने रीजनल एम्बिशंस को प्रोटेक्ट करने के लिए, इंडो पैसिफिक में चाइना से किसी भी प्रकार की थ्रेट को डिटर करने के लिए इंडिया को अपनी सबमरीन कैपेसिटी और अंडर वाटर कैपेबिलिटीज को फुल स्ट्रेंथ पर मेंटेन और ऑपरेट करने की जरूरत है। ऐसे में इंडिया के सबमरीन मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम की फ्यूचर सक्सेस इस बात पर डिपेंड करेगी कि हम कैसे और किस तरह अपनी प्री डिटरमाइंड टाइमलाइंस के साथ कदम ताल मिला सकेंगे। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि क्या एक बार फिर इंडिया अपने सबमरीन टारगेट्स को टाइमली अचीव करने में नाकामयाब रहता है, या फिर अपनी पुरानी गलतियों से सीखते हुए हम इस बार सभी बॉक्सेस को एक्यूरेसी के साथ टिक मार्क कर पाते हैं। इस पूरे मुद्दे पे आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी मेंस में देखते हुए एक सवाल हम आपके लिए छोड़कर जा रहे हैं, जिसको आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। एंड द क्वेश्चन इज, discuss the strategic importance of submarines to India's security. What are the features of a Kalvari class submarine? What are the reasons for India's dependence on foreign countries for submarine design and construction? And with this question, my friends, that's it for the video. I hope आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।